किसी भी दो ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो दोनों सेपरेट दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। पेड़ के पत्तों को हम देखते हैं, जब वो पेड़ के पत्ते हमारे नजदीक होते हैं तो वो एक एक पत्ता हमको साफ दिखता है, लेकिन जब दूर पेड़ पर लगे रहते हैं तो हम उन पत्तों को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमको सेपरेट नहीं दिखते। तो दो पत्तों को, दो ऑब्जेक्ट को जो कि सेपरेट हैं, हमको भी सेपरेट दिखें तो हम कहेंगे कि हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर वो इकट्ठे एक ग्रुप में एक बॉडी जैसे दिखते हैं तो हम उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ये है प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन। और उनको सेपरेट करके देखने की हमारी पावर, वो कहलाती है रिजॉल्विंग पावर। तो जो पत्तों को हम अपने नजदीक दो देखते हैं, उनको जब हम दूर करते हैं तो वो हमको दो क्यों नहीं दिखते, वो एक क्यों दिखता है, और इसके पीछे है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या करता है, उसकी अलग अलग स्टेट हम देखते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये हमारे आंख की ओपनिंग है यहां पर, और ये स्क्रीन है, दिस मे बी रेटिना। यहां से, इस ओपनिंग से, इस रास्ते से वेव्स आती हैं और यहां पर आकर अपनी, यहां से जो लाइट आ रही है ये यहां एक सेंट्रल मैक्सिमा बनाएगी, और वो सेंट्रल मैक्सिमा ऐसा होगा, ये डार्क पॉइंट और सेंटर में मैक्सिमम ब्राइट पॉइंट। ये ब्राइटनेस ग्राफ है उसका। इसी तरह से यहां से भी ये डायरेक्शन है, और यहां पर इस तरह से इसने बनाया, यहां पर मैक्सिमम ब्राइटनेस, इधर ब्राइटनेस कम होते जा रही है, डार्क, यहां पर डार्क। ये हम देखते हैं कि यहां पर हमको दो स्पॉट दिखते हैं, ऐसे और ऐसे। ऊपर से देखेंगे या स्क्रीन को ऐसे देखेंगे, दो स्पॉट दिखते हैं। ये उनके ब्राइटनेस का ग्राफ है, जो हमको ये बताता है कि यहां पर ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, डार्क डार्क डार्क। ये वाला केस हमको दिखता है और हम काउंट करते हैं कि हमको दो दिख रहे हैं। और एक केस देखिए, इन दोनों को हमने और नजदीक कर दिया। अभी ये इतनी दूर दूर थे, जब हम इनको नजदीक करते हैं, इतनी पास पास करते हैं, तो इस स्क्रीन में ये यहां से और ये यहां पर इसने इतना ब्राइट बनाया और यहां पर इसने इतना ब्राइट बनाया। ये इतनी दूर है, इससे नजदीक है, थोड़ी सी दूर है, और हमने इनको नजदीक किया तो ये थर्ड केस आया। यहां स्क्रीन है और ये दोनों अब इतनी नजदीक आ गए। इतनी नजदीक आने से फिर से हमने इनके मैक्सिमम ब्राइट बनाए। एक का मैक्सिमम ब्राइट यहां आया और दूसरे का ये मैक्सिमम ब्राइट यहां आया। इसकी ब्राइटनेस यहां से यहां तक फैली हुई है और इसकी ब्राइटनेस यहां से यहां तक फैली हुई है, ऐसे। और दोनों मिलाकर हमें कैसा दिखता है, तो यहां पर हमें ऐसे दो धब्बे दिख रहे थे, दो स्पॉट इस तरह से दिख रहे थे। यहां पर हमें दो स्पॉट ऐसे दिखते हैं, ये एक का और ये दूसरे का, इस तरह से। या इसको और क्लियर मैं बनाता हूं, एक स्पॉट हमें ऐसा दिखता है और दूसरा स्पॉट हमें ऐसे दिखता है। इस केस में दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं, तो एक स्पॉट, एक ने ऐसे स्पॉट बनाया
इसने और इसने जो स्पॉट बनाया वो ऐसा स्पॉट बनाया। जब हमें ये दिखाई देता है तो हम दोनों को सेपरेट नहीं कर पाते और हमको क्या लगता है कि ये पूरा एक है। ये हमसे पूछेगा कि ये कितने धब्बे हैं और इस पूरे में ये ब्राइटनेस है। इस तरह से पूरे में ब्राइटनेस है, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर पाते कि ये एक है या दो है या तीन है। हमको क्या लगता है पूरा एक है। ये इसकी बाउंड्री यहां से ऐसे हो गई, तो ये हमको एक स्पॉट दिख रहा है। यहां पर ये ऐसा गया और ये यहां पर ऐसा गया, ये तो हमको पता लग सकता है कि हाँ ये दो हो सकते हैं। यहां पर क्लियर कट दो दिख रहे हैं क्योंकि ये ब्राइट है, ये ब्राइट है और बीच में डार्क आ गया। ये क्लियर केस ऑफ रिजोल्यूशन है, ये क्लियर केस ऑफ ओवरशैडोइंग है, नॉन रिजोल्यूशन। ये वाला जो है इसको लिमिटिंग केस कहते हैं। लिमिटिंग केस। और ये हमको सबसे पहले रेले ने बताया था, रेलेज लिमिटिंग केस ऑफ रिजोल्यूशन। तो पहले हमको ये चीजें इतनी दूर थी। अब इनके बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से ये जो लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे इसके सेंटर तक, ये यहां से ये लाइन इसके सेंटर तक आती है ऐसे। इनके बीच में आप देखेंगे ये एक एंगल बनता है, यही एंगल ये बनता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ये एक पर्टिकुलर एंगल से सेपरेट हैं। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ सेपरेशन। यहां पर इस एंगल को देखते हैं, ये और यहां से ये है एंगल ऑफ सेपरेशन। यहां पर और तीनों एंगल को आप कंपेयर करिए, कौन सा एंगल बड़ा और कौन सा एंगल छोटा। क्लियर दिख रहा है, ये एंगल बड़ा है, अलग अलग दिखते हैं, ये एंगल उससे छोटा है, ये एंगल सबसे छोटा है। तो जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वो दोनों ऑब्जेक्ट ओपनिंग के थ्रू हमारी आंख पर या स्क्रीन पर इमेज बनाते हैं, दो इमेज बनाते हैं। इन दोनों इमेज के सेंटर के बीच ये ऐसे, ये इनकी जो डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन का ये जो एंगल होता है, दिस इज एंगल ऑफ सेपरेशन। इस पर डिपेंड करता है कि ये दोनों हमको अलग अलग दिखेंगे या नहीं। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ सेपरेशन इज एंगल ऑफ, ये वाला जो एंगल है, जिस जैसे यहां पर था ये दोनों बहुत नजदीक थे, उसके बाद हमने इनको दूर करना शुरू किया। जैसे ही ये वाला डिस्टेंस क्रिएट हुआ, ये एंगल बढ़कर इतना बड़ा हो गया। जब ये एंगल इतना बड़ा हो गया तो ये दोनों हमको सेपरेट दिखने शुरू हुए। हमको ऐसा लगा कि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। ये जो लिमिट है रिजोल्यूशन की, दिस इज नोन एज लिमिटिंग रिजोल्यूशन। और ये जो एंगल है, दिस इज नोन एज लिमिटिंग एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। और ये तो दोनों सेपरेट हो गए, ये वाला। तो ये जो इनके बीच एंगल होता है डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा एक पर्टिकुलर लिमिट से बड़ा होने से ये दोनों हमको अलग अलग दिखेंगे, नहीं तो हमको अलग अलग नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये हर इंस्ट्रूमेंट के लिए डेल्टा थीटा की वैल्यू अलग अलग होती है।
इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। और ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जब ये वाला केस होता है, रेलेज लिमिटिंग केस ऑफ रिजोल्यूशन, ये वाला जब केस है तो इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं डी मिनिमम फॉर रिजोल्यूशन। तो ये है डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन। किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर टू बी रिजॉल्व्ड, विच आर टू बी सीन सेपरेट, डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन। और इसके बाद ये दोनों आराम से रिजॉल्व होंगे, हमको अलग से दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये केस आपको समझ में आ गया कि जैसे ही हमको दो दिखने शुरू होते हैं, हम कहते हैं रिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया। उसके पहले एक धब्बा जैसे दिखता था। ओके, तो ये जो है, अब हमको ये निकालना है कि ये एंगल कितना होता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक सेंट्रल मैक्सिमा है और ये भी एक सेंट्रल मैक्सिमा है। इस सेंट्रल मैक्सिमा का डार्क पॉइंट यहां पर है, इस सेंट्रल मैक्सिमा का डार्क पॉइंट यहां पर है। इस डार्क के ये कौन सा स्पॉट है? ये वो स्पॉट है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट ने अपना ब्राइटेस्ट स्पॉट बनाया हुआ है। इस जगह पर इसके कारण क्या बना है? सेंट्रल मैक्सिमा। इसके कारण सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर है और इसका डार्क पॉइंट यहां पर है। अगर ये अकेला होता तो यहां पर ब्राइट स्पॉट बनता और यहां पर डार्क स्पॉट बनता। अगर ये अकेला होता तो यहां ब्राइट बनता और यहां पर डार्क स्पॉट बनता। ठीक है, अब ये इस कंडीशन में है जबकि हमको दोनों सेपरेट दिखने शुरू हुए हैं। तो इसकी कंडीशन हमने क्या देखी कि सेकंड का जो ब्राइट वाला पॉइंट है वो कहां आना चाहिए? तो आंसर है फर्स्ट के डार्क पॉइंट पर आना चाहिए। अगर फर्स्ट का ब्राइट सेकंड के डार्क से अंदर आ गया, ये देखिए अंदर आ गया, इसका ब्राइट इसके डार्क से अंदर आ गया, ये यानी बहुत ज्यादा ऐसे यहां तक आए तो समझ में आता है आधा, आधे से ज्यादा अगर आ गए तो ये क्या हो गया? इसका डार्क, इसका ब्राइट, ब्राइट से भी अंदर चला गया। तो ऊपर दोनों के ब्राइट मिल गए और हमको कैसा दिखेगा? एक। और ये अगर ऐसा आ गया तो कैसे दिखने शुरू हुए? दो, और अब क्लियर कट दो, ये चीज। तो ये कंडीशन होती है जब इसका ब्राइट इसके डार्क पर आ जाए तो हमको ये वाली कंडीशन मिल जाती है, लिमिटिंग कंडीशन, और हमको दो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये एंगल वो वाला एंगल होता है जब एक का ब्राइट दूसरे के डार्क स्पॉट पर पड़ता है। उस एंगल पे हमको दो चीजें अलग अलग दिखती हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिजोल्यूशन, एंड दिस इज द केस ऑफ रिजोल्यूशन। ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन। तो इस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन को हम स्पॉट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। Two objects are said to be resolved when central maxima of one coincide with first minima of second image or second
एक का ब्राइट दूसरे के डार्क पे और इसका ब्राइट इसके डार्क पर आना चाहिए। फिर से देखिए, ये ब्राइट, ये इसका ब्राइट कहाँ है? सेंटर पे। इसका ब्राइट कहाँ है? सेंटर पे। इसका डार्क कहाँ है? ये किनारे किनारे पे डार्क है। तो इसका डार्क यहाँ पर है, इसका ब्राइट यहाँ पर है, इसका ब्राइट यहाँ पर है, तो इसका डार्क यहाँ पर है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तब हमको दोनों अलग अलग दिखने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज कंडीशन फॉर रिजोल्यूशन। Distance between the two objects is minimum distance for resolution. This we will call as D minimum. और फिर एंगल made by two objects is called angle of resolution. Angle of resolution delta theta. तो एक पर्टिकुलर एंगल होने से ही हमको दो चीजें सेपरेट दिखती हैं, अदरवाइज सेपरेट नहीं दिखती। और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए, अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट होते हैं। ओके, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने देखे हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ह्यूमन आई, कैमरा। इन सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन अलग अलग होता है। किसी को दो चीजें सेपरेट देखने के लिए बड़ा एंगल चाहिए, किसी को उससे छोटा एंगल चाहिए, किसी को उससे छोटा एंगल चाहिए। सबसे छोटे एंगल में जो चीज देख पाएगी हम ये कहेंगे उसकी रिजॉल्विंग पावर सबसे ज्यादा है, ये रिजॉल्विंग पावर होती है। ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग, कब तक ह्यूमन आई रिजॉल्व कर सकती है? दो ऑब्जेक्ट को हमने नजदीक किया, उन दोनों से हमारी आईज पर, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये हमारी आईज हैं, इस आईज पर यहां से और यहां से ऐसे आएंगी रेज, यहां पे आई के लेंस को पार करके पीछे रेटिना में इसकी इमेज बनेगी। ये इसका एंगल है, एंगल। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नजदीक आते जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट नजदीक आते जाएंगे, दोनों की इमेज एक दूसरे को ओवरलैप करती जाएगी, दोनों का डिफ्रैक्शन एक दूसरे को ओवरलैप करता जाएगा और एक इतना छोटा एंगल हो जाएगा कि हमको हार्डली दोनों डिफरेंट दिखेंगे, और इससे अगर एंगल छोटा हो गया तो दोनों मिलकर एक दिखेंगे। ये एंगल ह्यूमन आई के लिए कितना होता है? तो आंसर है, ये ह्यूमन आई के लिए ये एंगल 1/60 डिग्री होता है। ये 1/60 डिग्री इज 1 मिनट। तो जब ये एंगल 1 मिनट छोटा हो जाता है, उसके बाद अगर ये और छोटा हो जाए, यानी ये दोनों और नजदीक चले जाएं, तो हमको वो दोनों अलग अलग दिखने बंद हो जाएंगे, वो ऑब्जेक्ट फिर हमको एक ही दिखेगा। समझ आ रहा है? तो यही चीज होती है कि हमको दूर से कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत नजदीक हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है? तो आप अगर दूर देखेंगे तो आपको दूसरे आदमी के बाल तो दिखते हैं, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग नहीं दिखते। और जैसे ही वो आदमी पास में आता है
इतना पास में अगर आ गया कि इन दोनों से बनने वाला एंगल, ये दो बाल से बनने वाला एंगल 1/60 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो हम उस बाल को काउंट करना शुरू कर सकते हैं. देन वी कैन डू इट. समझ में आया? तो इस तरह से ये रिजोल्यूशन होता है और ये रिजॉल्विंग पावर होती है. ये डेल्टा थीटा कितना होता है, किस पर डिपेंड करता है? अभी हमको ये चीज समझ में आ रही है कि हम दो चीजों को सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों चीजों की जो इमेज बनती है वो एक धब्बे के रूप में बनती, एक शार्प पॉइंट नहीं बनता है, एक धब्बा बनता है. और धब्बा क्यों बनता है? रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि लाइट ऐसा मुड़ती है, वेव्स मुड़ती हैं और हमेशा ओपनिंग से जाने के बाद ओपनिंग से बड़ा साइज बन जाता है. ये हमने रिफ्रैक्शन में देखा. ओके, तो हमको अब ये पता करना है कि कम से कम ये एंगल कितना होना चाहिए कि हमको ये दोनों सेपरेट दिखें. तो इसके लिए हम वापस रिफ्रैक्शन पर आते हैं और देखते हैं. ये एक ओपनिंग है, और यहां से वेव फ्रंट ऐसे जा रहे हैं. यहां पर इसका सेंट्रल ब्राइट बनता है और ये सेंट्रल ब्राइट बड़ा होता है. हमको मालूम है यहां से ये हमको फर्स्ट डार्क ऊपर मिलेगा और ये फर्स्ट डार्क नीचे मिलेगा, और इतना बड़ा ये ब्राइट आएगा. यहां सबसे ज्यादा ब्राइटनेस, कम होते होते यहां पर डार्क स्पॉट आ जाएगा. ये दोनों जगह डार्क स्पॉट आ गया. इसके बीच में पूरी लाइट है, मतलब ये वाली जो विंडो है ये इतनी बड़ी हमको दिखती है. ये विंडो कितनी बड़ी होती है? तो ये जो एंगल बनता है, इस एंगल का मेजरमेंट हमको मालूम है. ये एंगल आप सबने बनाया हुआ है कि ये कितना ऊपर उठता है. ये हमें मालूम है कि ये यहां से ऊपर उठता है, दिस थीटा और डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा हम लोग रिफ्रैक्शन के चैप्टर में कर चुके हैं. दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए. व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये जो लाइट यहां से जा रही है. व्हाट इज ए? दिस, ये जो ओपनिंग है इसका साइज है ए. एपर्चर, ए स्टैंड्स फॉर एपर्चर. लैम्डा वेवलेंथ. तो ये इसने यहां पर बनाया. ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन ए. ये उस केस में होता है जब हम स्लिट्स बनाते हैं. स्लिट्स बनाते हैं ऐसे, लेकिन अगर ये हमारी ओपनिंग सर्कुलर है, इफ ओपनिंग इज सर्कुलर, सर्कुलर मतलब ऐसी ओपनिंग है, इस ओपनिंग का जो सामने हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा होता है. ये ब्राइट, फिर उसके ऊपर डार्क, फिर उसके ऊपर ब्राइट, और इस ब्राइट के बाद फिर एक डार्क, और उसके बाद फिर से ब्राइट, ऐसे. तो ये जो बीच में दिख रहा है ये क्या है? सेंट्रल ब्राइट. ये जो सेंट्रल ब्राइट है इसके लिए ये वाले सेंट्रल ब्राइट में लाइट कितनी मुड़ी. तो जब ओपनिंग हमारी सर्कुलर होती है तो ये जो लाइट मुड़ने का एंगल है इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ये ज्यादा होता है. एंड दिस इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए. ठीक है, ये कब होता है? सर्कुलर के केस में. और जब ये स्ट्रेट लाइन की स्लिट कटी हुई है तब उसकी चौड़ाई बढ़ती है. किस एंगल से बढ़ती है? लैम्डा बाई ए. और अगर सर्कुलर है तो कितनी बढ़ती है? 1.22 लैम्डा अपॉन ए. ठीक है, ये थोड़ा सा उसमें करेक्शन है. अच्छा, ठीक है, इसको ले लेंगे हम. अब रिजोल्यूशन जब हमको करना है तो रिजोल्यूशन में हमको कितना एंगल चाहिए? तो रिजोल्यूशन के एंगल के लिए देखिए, यहां पर हमारे पास
ये जो हमने वो डायग्राम बनाया था, दो स्पॉट हैं, एक स्पॉट अपने वेव फ्रंट ऐसे भेज रहा है और इसने यहां पर जाकर एक ब्राइट स्पॉट बनाया है और वो ब्राइट स्पॉट ऐसा बना। ये जगह कैसी है? मैक्सिमम ब्राइट। ये जगह कैसी है? डार्क। और ये भी कैसी है? डार्क। ये इस सोर्स के कारण है, S2 के कारण, राइट। अब इसकी चौड़ाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई का फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं। वो जो भी आपने D वाला फॉर्मूला लिया था, वट एवर इट इज, ये है इसकी चौड़ाई। मान लीजिए ये R है और ये भी R है, तो इसकी टोटल चौड़ाई कितनी हो गई? 2R। ठीक। अब यहां से इसने ऐसा किया और यहां पर इसने भी अपना ये बनाया इस तरह से। लिमिटिंग केस हम बनाते हैं। तो लिमिटिंग केस कब बनेगा? इसको हमने इतना नजदीक किया ये कि इसने अपना ब्राइट यहां बनाया, इसने अपना ब्राइट यहां बनाया था, इसने अपना ब्राइट ऐसा बनाइए कि यहां बनाया। अब ये कौन सा केस हो गया? रेलेज लिमिटिंग केस, कि एक का जहां पर डार्क आ रहा है वहां दूसरे का ब्राइट आ गया, जहां इसका ब्राइट था वहां इसका डार्क आ गया, और ये ऐसे केस बने हमको दिखने लगा कि ये दो हैं। ये ब्राइट बहुत ब्राइट है, ये बहुत ब्राइट है, ब्राइटनेस कम होते जा रही है, ब्राइटनेस कम होते जा रही है, ये 2 पॉइंट। दिस इज लिमिटिंग केस। ओके, अगर ये ऐसा लिमिटिंग केस आता है तो ये एंगल कितना होगा? ये डेल्टा थीटा। अब मुझे आप ये बताएंगे कि ये जो डेल्टा थीटा है, ये वाला डिस्टेंस कितना है? दिख रहा है आपको? ये डिस्टेंस कितना है? R के बराबर। ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम, हाफ ऑफ द मैक्सिमम विड्थ। अब इसकी विड्थ होती कितनी है? ये आपने बनाया हुआ होगा पहले। ओके, ये डेल्टा थीटा है। डेल्टा थीटा किसके बराबर है? जरा इस पर नजर डालिए। ये इसके लिए ये सेंट्रल पॉइंट है और ये डार्क पॉइंट है। इसके लिए ये सेंटर है और ये डार्क पॉइंट है। और सेंट्रल, मैक्सिमा और डार्क, इसके बीच जो एंगल बनता है उसका मेजरमेंट कितना होता है? 1.22 लैम्डा अपॉन d। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये है एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। इसलिए हमारे एंगल ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला बना, दिस इज एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। और इसके साथ आप लिमिटिंग लगा सकते हैं, मिनिमम लगा सकते हैं, या ओनली एंगल ऑफ रिजोल्यूशन रख सकते हैं। तो एंगल ऑफ रिजोल्यूशन का ये फॉर्मूला बन गया बस। क्योंकि डायग्राम से हमने प्रूफ कर दिया कि सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट डार्क तक जो एंगल बनता है वही क्या होता है? एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। इससे अगर और नजदीक करेंगे तो दोनों के ब्राइट मिक्स हो जाएंगे और यहां से दोनों सेपरेट दिखना शुरू करते हैं। इसलिए ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिजोल्यूशन होता है। दोनों हेड अलग अलग दिखने शुरू हो गए। और नजदीक करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा, अलग अलग नहीं दिखेगा। और इस एंगल को हम रिफ्रैक्शन में कर चुके हैं कि ये एंगल कितना होता है। एलिवेशन ऑफ द फर्स्ट डार्क
ये उस समय किया था। एलिवेशन ऑफ द फर्स्ट डार्क डेल्टा थीटा होता है लैम्डा अपॉन ए के बराबर। व्हाट इज ए? ओपनिंग ऑफ द एपर्चर, ये एपर्चर, ठीक है। तो ये डेल्टा थीटा का फॉर्मूला आया। अब ये एंगल, ये एंगल कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? अगर हम किसी चीज को साफ साफ देखना चाहते हैं, दो स्पॉट को साफ साफ देखना चाहते हैं, तो अभी ये दो आपको साफ दिख रहे हैं कि ये दो हैं। नजदीक करूंगा तो भी दो हैं, और नजदीक किया तो भी दो हैं। तो जैसे मैं नजदीक करता जाता हूं डेल्टा थीटा छोटा होते जाएगा। तो ये करते 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 जब ये 1 डिग्री पे आया तो हमको दिखना बंद हो गया और हमको क्या दिखने लगा? एक स्पॉट। हमने एक माइक्रोस्कोप लगाया या टेलीस्कोप लगाया, फिर से हमको दो स्पॉट दिखने लगे। अब उस 1 डिग्री को कम करते करते जब वो ½ डिग्री हो गया तो उसमें भी एक दिखने लगा। तो हमारी आंख ने कब तक दो स्पॉट देखे? जब तक वो कितने तक आ गए? 1 डिग्री तक। टेलीस्कोप ने कब तक देखे? जब तक वो कहां तक आ गए? ½ डिग्री तक। फिर हमने एक बहुत पावरफुल टेलीस्कोप लगाया, वो 0.1 डिग्री तक आ गया, तब भी वो दोनों सेपरेट हमको दिखते रहे। तो कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? लास्ट वाला टेलीस्कोप। और सबसे कम पावरफुल हमारी आईज। इस तरह से रिजॉल्व करने की पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसका डेल्टा थीटा छोटा होगा। डेल्टा थीटा छोटा होगा तो रिजॉल्व करने की पावर ज्यादा होगी। अब डेल्टा थीटा किस पर डिपेंड करता है? ये ज्यादा कब होगा? जब एक ऐसा होगा छोटा। हम डेल्टा थीटा कैसा चाहते हैं? छोटा कि बड़ा? छोटा। नजदीक से नजदीक आए तब भी हमको सेपरेट दिखे। तो जितना डेल्टा थीटा छोटा होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। और डेल्टा थीटा छोटा कब होता है? जब एपर्चर कैसा होता है? बड़ा। तो जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एपर्चर जितना बड़ा होगा उसका डेल्टा थीटा उतना छोटा होगा, और उतने छोटे में भी हमको वो चीज अलग अलग दिखेगी, उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। ओके, तो अब यहां लिखते हैं रिजॉल्विंग पावर। Smaller the angle of resolution, higher is power of resolution. Higher is power of resolution. So, power 1 upon minimum distance और angle of resolution. Minimum distance और angle of resolution, उसका इनवर्स होता है पावर। ठीक है। तो जो जितने छोटे एंगल पर, जितने छोटे सेपरेशन पर अलग अलग देख लेंगे उसकी पावर उतनी ज्यादा मानी जाएगी। ओके, ये रिजॉल्विंग पावर के बारे में। अच्छा, अब हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर देखते हैं कितनी कितनी होती है। तो पहले लेते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में ये दूर में दो स्टार हैं, ये टेलीस्कोप की ओपनिंग है। इस ओपनिंग पे हमने एक लेंस लगा के रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, यही उसकी ओपनिंग है। फिर से ध्यान दीजिए, इधर टेलीस्कोप में ओपनिंग किसको माना जाएगा? तो टेलीस्कोप में जो लेंस लगेगा
ऑब्जेक्टिव लेंस वही उसकी ओपनिंग है, वहां से आएगा और पीछे स्क्रीन में इसकी इमेज बनेगी दोनों की। यहां पर हम अपनी आईज को भी सेट कर सकते हैं, स्क्रीन को भी लगा सकते हैं, कैमरा भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये वाला जो एंगल बनता है, ये एंगल का फॉर्मूला क्या है, ये ठीक है। तो इसकी पावर कितनी हुई, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो इसमें डेल्टा थीटा कितना है, ये डेल्टा थीटा है, इसलिए पावर कितनी हुई, इनवर्स ऑफ डेल्टा थीटा। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू A अपॉन 1.22 लैम्डा। ये है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, A अपॉन 1.22 लैम्डा, ठीक है। सेम फॉर्मूला, सब कुछ वही है। अब उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके हम देखना चाहते हैं। ये माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस, अगर आपको माइक्रोस्कोप याद होगा तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, तो आंसर है जहां उसकी फोकल लेंथ होती है उससे थोड़ा सा दूर बाहर की तरफ, लेकिन इसके नजदीक ही रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट। और ये डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ FO। यहां से अगर हम इसको मिला दें, ये इसको ऐसा मिला दें तो ये कोण बनती है और ये एक एंगल बनता है, ये एंगल, इस एंगल को हम लिखते हैं बीटा। बीटा ये पूरा क्या है, एपर्चर, एपर्चर यानी ओपनिंग जिसमें से ये इसकी रेस को लेगा और यही इसका डायमीटर है। सो दिस इज नोन एज डायमीटर D। ओके, तो यहां पर D का बीटा का आपस में एक रिलेशन होता है। ये आप देखिए, ये D/2 है, ये फोकल लेंथ के बराबर है, तो टेंजेंट बीटा कितना हुआ, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू D/2 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, और इसी को हम लिख सकते हैं D/2 FO। ये कौन है, टेंजेंट बीटा। अगर ये एंगल छोटा है तो टेंजेंट बीटा, साइन बीटा और बीटा तीनों करीब करीब एक समान होते हैं, ठीक है। ये एक इक्वेशन है। अब यहां से जाकर इधर एक इमेज बनती है जो V डिस्टेंस पर, V क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यहां पर जाकर एक ऐसे इसकी इमेज बनेगी जिसमें एक सेंट्रल ब्राइट बनेगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा सेंट्रल ब्राइट से डार्क तक, ये बना डेल्टा थीटा। और इस V पर जाते जाते इसकी इमेज बड़ी भी हो जाती है, उसका मैग्निफिकेशन भी हो जाता है, और ये मैग्निफिकेशन, दिस इज मैग्निफिकेशन इज V/U, ये होता है V/FO। U करीब करीब FO के बराबर है। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, या हम ये कह सकते हैं FO इज इक्वल टू V/मैग्निफिकेशन। ओके, इसका ये वाला डिस्टेंस लेट्स कॉल इट R0, ये वाला एंगल डेल्टा थीटा। तो जब इसका रिजोल्यूशन होगा तो उस समय डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी, एट मिनिमम रिजोल्यूशन
डेल्टा थीटा इज इक्वल टू गामा अपॉन एपर्चर। ये एक कंडीशन होती है। और यहां पर डेल्टा थीटा किसके बराबर है? यहां पर डेल्टा थीटा बराबर है आर नॉट अपॉन वी, आर नॉट अपॉन वी। अब आर नॉट खुद किसके बराबर होता है? ये इसकी चौड़ाई क्या हमको मालूम है? डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमने इसकी चौड़ाई मानी थी, कितनी आई थी? दैट वाज डी आर नॉट अपॉन वी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन ए। तो आर नॉट की जो वैल्यू आई थी, आई थिंक इसके बाद के एक दो स्टेप और हम मैथमेटिकल करेंगे, हमको फाइनल जो इसका रिजल्ट आएगा, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट। और वो रिजल्ट हमको क्या मिलता है? वो रिजल्ट हमें डेल्टा थीटा का चाहिए, और ये डेल्टा थीटा हमको मिलता है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा ये। और इस एपर्चर को हम इससे ट्रांसलेट करके निकालते हैं, एंड दिस कम्स टू बी बीटा साइन थीटा। माइक्रोस्कोप में एक चीज आप देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा थीटा को हमको छोटे से छोटा करना है। छोटे से छोटा करने के दो तरीके आपने देखे थे, या तो एपर्चर को बड़ा कर दें और या लैम्डा को कम कर दें। लैम्डा को क्या हम कम कर सकते हैं? डेल्टा थीटा को आपने जो पढ़ा था, लैम्डा को कम कैसे किया जा सकता है? तो लैम्डा को कम करने का एक तरीका है कि लाइट जो एयर में जा रही है उसको किसी लिक्विड में डालिए। लिक्विड में डालने से क्या इफेक्ट होता है? क्या बदल जाता है? आंसर है वेलोसिटी बदल जाती है। अगर म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मोर देन 1, तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और वेलोसिटी किसके बराबर होती है? न्यू इंटू लैम्डा। न्यू तो नहीं बदलता मीडियम बदलने से भी, तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लैम्डा कम करने का एक तरीका हमें मिला कि लाइट को लिक्विड में से पार करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होता है, उस माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, उन दोनों के बीच में एक पॉकेट बनाकर उसमें एक लिक्विड डाल देते हैं। ये यहां पर ऐसे, यहां पर एक लिक्विड भर देते हैं, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है। ये तो अगर हम यहां पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल देते हैं तो ये लैम्डा छोटा हो जाता है। कितना छोटा हो जाता है? म्यू डालने से वेवलेंथ जो इसकी बनती है, वेवलेंथ आफ्टर लिक्विड, ये हो जाती है लैम्डा से म्यू टाइम्स कम हो जाएगी। बस जैसे हवा में लैम्डा है तो पानी में जाएगी तो कितनी हो जाएगी? लैम्डा अपॉन 1.33। ग्लास में जाएगी तो लैम्डा अपॉन 1.5। जो लिक्विड होगा उसके अनुसार इसकी ये वेवलेंथ कम हो जाएगी, और वेवलेंथ कम होगी तो हमको मालूम है डेल्टा थीटा छोटा हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि डेल्टा थीटा छोटा हो जाए, स्पॉट छोटे छोटे बने ताकि एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। इसलिए ये वेवलेंथ को कैसे रिड्यूस करते हैं? एक लिक्विड इंट्रोड्यूस करके, तो वेवलेंथ की जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन म्यू। वही चीज हमने इस फॉर्मूले में की, और ये म्यू इंट्रोड्यूस कर दिया तो लैम्डा अपॉन म्यू, ये वेवलेंथ आ गई। ठीक है। और उसके बाद ये आ गया नीचे का एपर्चर। एपर्चर हम इसकी कैलकुलेशन एक दो मैथमेटिकल स्टेप और करके ये निकाल लेंगे कि इसका एपर्चर किसके बराबर है? साइन बीटा। इसका साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ही क्या है? आधा डी है। अगर आप इसको डबल कर देंगे, 2 साइन बीटा करेंगे तो क्या मिलेगा? पूरा डी। ये रहा 2 साइन बीटा। तो ये 2 साइन बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एपर्चर को।
ठीक है, और एपर्चर डिनोमिनेटर में आना चाहिए, एपर्चर डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो हमने ये ले लिया डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस तरह से हमने डेल्टा थीटा की वैल्यू निकाली। तो डेल्टा थीटा का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था? 1.22 लैम्डा अपॉन ए, ये था 1.22 लैम्डा को हमने क्या बना दिया? लैम्डा अपॉन म्यू, और एपर्चर का क्या कैलकुलेशन कर दिया? साइन बीटा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन गया डेल्टा थीटा फॉर माइक्रोस्कोप। दिस इज एंगल ऑफ रिजोल्यूशन फॉर माइक्रोस्कोप, मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इसका उल्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा दिस इज 2 म्यू साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। This is resolving power. इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये डेल्टा थीटा इसके बराबर होता है, पर ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, ये फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस मिनिमम का, मिनिमम डिस्टेंस। देखिए, डेल्टा थीटा और मिनिमम डिस्टेंस दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? ये वाली लाइन से। ये डेल्टा थीटा, ये v, ये डिस्टेंस मिनिमम। तो डिस्टेंस मिनिमम अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, ऐसा आया। ओके, तो डेल्टा थीटा और डिस्टेंस मिनिमम ये दोनों इस तरह से आपस में रिलेटेड होते हैं। तो ये हमारा डेल्टा थीटा का फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू डी मिनिमम। वन 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा, इसे नोट करिए। ये मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर रिजोल्यूशन। और इसलिए पावर ऑफ रिजोल्यूशन इसको उल्टा कर दिया। पावर रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन डी मिनिमम, दिस रिजॉल्विंग पावर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड दैट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो ये रिजॉल्विंग पावर होती है, कितना रिजॉल्व कर सकेंगे। तो इस केस में, माइक्रोस्कोप के केस में क्या क्या ज्यादा होना चाहिए? तो आंसर है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होना चाहिए, बी बीटा ये एंगल बड़ा होना चाहिए, और लैम्डा छोटा होना चाहिए। छोटा लैम्डा किसका होता है? ब्लू का कि रेड का? ब्लू का। ठीक है, तो लाइट का लैम्डा जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे रिजॉल्विंग पावर बढ़ती है और चीजें हमको ज्यादा क्लियर दिखती। ठीक है, ये चीज दोनों में है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिजोल्यूशन और चीजों को अलग अलग करके देखना। अब सबसे पहले डॉपलर्स इफेक्ट होता क्या है? क्लास 11th में हमने डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ा है। एक ऑब्जेक्ट कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, बनाता है, यानी लाइट जनरेट करेगा इस केस में,
दूसरा ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जर्वर है। उस ऑब्जर्वर को जो लाइट मिलती है तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी उसको कितनी पता लगती है, हाउ मच ही नोज अबाउट दैट फ्रीक्वेंसी, द आंसर इज द सेम फ्रीक्वेंसी व्हाट द ऑब्जर्वर इज गिविंग। अगर ऑब्जर्वर ने फ्रीक्वेंसी 5 दी है तो इसको भी फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 5, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम से नहीं बदलती। दिस इज ट्रू। अब क्या होता है, इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, इनमें से किसी एक ने ऐसे चलना शुरू कर दिया तो इसे हम ये कहेंगे इनमें रिलेटिव मोशन आ गया। या दोनों चल रहे हैं लेकिन एक की स्पीड कम है और एक की स्पीड ज्यादा है, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू इज आइदर इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग। अगर ऐसा केस होता है तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। जैसे एक आदमी एक सोर्स, मैं लाइट पर ही आता हूं, उसने वहां से लाइट निकाली जिसकी फ्रीक्वेंसी है ग्रीन। हर कलर एक एक फ्रीक्वेंसी के कारण बनता है, तो ग्रीन की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। उसने ग्रीन फ्रीक्वेंसी वहां से भेजी, यहां पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर देखता है, उसको वो ऑब्जेक्ट ग्रीन दिखता है। अब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, ये ऑब्जर्वर ऐसा दूर जाना शुरू हो गया या ये इधर जाना शुरू हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होने लगा। तो जब ये डिस्टेंस इंक्रीज होने लगा तो इसने, इसको जो ग्रीन कलर पहले दिख रहा था, अब वो कलर उसको ग्रीन न दिख के येलो दिखने लगा, येलो। तो येलो कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है। सोर्स कौन सी लाइट दे रहा है, वही लाइट दे रहा है जो वो पहले दे रहा था ग्रीन, पर इसको कौन सी दिखती है, येलो दिखनी शुरू हो जाती है और येलो की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो हमने ये रिजल्ट निकाला कि जब रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। वेरी सिंपल। फिर से ये ऑब्जेक्ट ग्रीन लाइट निकाल रहा है, इसको ग्रीन दिख रहा है, दोनों खड़े हैं, ये इसके नजदीक आना शुरू हो गया और अब ये देखता है कि ग्रीन की बजाय इसमें से ब्लू लाइट आ रही है। ये दे रहा है ग्रीन दे रहा है, इसको क्या दिख रही है, ब्लू। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, दोनों का डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाते हैं। ओके, तो कितना चेंज आता है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और इसका एक बड़ा सिंपल और छोटा सा फॉर्मूला बना हुआ है, दैट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा न्यू अपॉन मीन फ्रीक्वेंसी न्यू। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल थी वो कितनी है, न्यू, और उसमें जो कमी हो गई या जो इंक्रीज हो गया वो कितना है, डेल्टा न्यू। इन दोनों का रेशियो उसके बराबर होता है जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c, और देयर इज ए साइन माइनस। बस, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, इसको नोट। ये v वो वाली वेलोसिटी लेनी है जो कि इस ऑब्जेक्ट की तरफ है, और ऑब्जेक्ट की तरफ वाली वेलोसिटी को हम लिखेंगे v रेडियल। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा जाए, अगर ये दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल कहलाएगी, सर्कल का टेंजेंट बना, और ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी, रेडियल। तो हमको कौन सी वेलोसिटी काउंट करनी है, रेडियल, ठीक है। और नेगेटिव क्या शो करता है, द नेगेटिव साइन शोज दैट इफ द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, ये अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये बताइए, स्पेक्ट्रम में जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो लाइट ब्लू की तरफ जाएगी कि रेड की तरफ जाएगी,
यस, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? रेड की। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो लाइट किस तरफ जाएगी? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ब्लू की तरफ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो रेड की तरफ जाएगी। अब देखिए, इफ डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, कब इंक्रीजिंग होगा? व्हेन दे आर मूविंग अवे, मूविंग अवे, then frequency will decrease. ओके, ये निगेटिव को एक्सप्लेन करता है। अब ये जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो कलर किस तरफ जाएगा? स्पेक्ट्रम में रेड की तरफ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, कलर रेड की तरफ जाएगा। तो जब ऐसा केस होता है तो इसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट। और इसे कहेंगे ब्लू शिफ्ट। स्पेक्ट्रम कलर ब्लू शिफ्ट, स्पेक्ट्रम कलर रेड शिफ्ट। तो एक स्टार में से ग्रीन लाइट निकलती है, हमने अपने स्पेक्ट्रम से लिया और हमने ये देखा कि उसमें से जो लाइट आ रही है उसकी जो लाइन बनती है वो रेड की तरफ जा रही है। तो बताइए वो स्टार हमारे पास आ रहा है कि दूर जा रहा है? यस, अगर रेड की तरफ शिफ्ट होती है तो दूर जा रहा है, गोइंग अवे, मूविंग अवे। ये इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, मूविंग अवे। और अगर उसका स्पेक्ट्रम ओरिजिनल स्पेक्ट्रम में ब्लू की तरफ स्लाइड हो गया तो क्या माना जाएगा? मूविंग क्लोजर। तो इस यूनिवर्स में अलग अलग स्टार से जो लाइट आ रही है उसके स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं और हमको ये दिखता है कि ऑल द स्पेक्ट्रम आर हैविंग ए रेड शिफ्ट। अगर रेड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है स्टार क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। तो ये रेड शिफ्ट का फिनोमिना, दिस फिनोमिना प्रूव्स दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। नोट करिए इसको। इन आवर यूनिवर्स वी फाइंड that light from different stars is having red shift in the spectrum. This proves that the universe is expanding. ओके, ये एक छोटे से सेंटेंस में दो तीन तरह के क्वेश्चन के आंसर आते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द रेड शिफ्ट? विल यू बी एबल टू टेल व्हाट इज द रेड शिफ्ट? ठीक है, व्हेन सोर्स ऑफ ए लाइट एंड द ऑब्जर्वर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, देन द लाइट which comes to the observer has a lower frequency. The light of lower frequency in the spectrum shift towards red. So this is known as red shift phenomena. Red shift किसका phenomena है? Doppler's effect का। ठीक है? How will you prove that the universe is expanding? इसका आंसर अभी आपने लिखा, red shift वाला। ठीक है, तो ये एक दो छोटे छोटे आंसर हैं जो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको इससे देने। ठीक है, सो दिस इज डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। एक चीज होती है,
सोर्स अपना साउंड में भी डॉपलर्स इफेक्ट होता है। फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है या ज्यादा अपीयर होती है व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग ए रिलेटिव मोशन। लाइट में भी होता है क्योंकि दोनों का वेव मोशन होता है, पर दोनों में एक डिफरेंस है। अगर आप बहुत फाइनली स्टडी करते हैं तो वो डिफरेंस को भी स्टडी कर सकते हैं। साउंड में डॉपलर्स इफेक्ट असिमेट्रिक होता है और लाइट में सिमेट्रिक होता है। इन साउंड asymmetric, in light symmetric। ये असिमेट्रिक और सिमेट्रिक ये क्या चीजें हैं? देखिए, असिमेट्रिक को समझिए, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। सोर्स से इधर फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेट अस से 500, ये इधर चला गया, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी हो गई 400 इसको सुनाई पड़ती है। उसी स्पीड से ये इधर गया, अब इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है 410, ओरिजिनल कितनी है 500, ये इधर गया, कम हो गई, कितनी हो गई 410, 90 कम हुई। ये जब उसी स्पीड से इधर जाता है तो 400 हो गई, कितनी कम हो गई 100, जबकि रिलेटिव मोशन तो एक ही है। ये इधर गया 50 की स्पीड से, ये भी इधर गया 50 की स्पीड से। तो काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स हमको क्या बताते हैं कि रिलेटिव मोशन एक ही जैसा है, लेकिन साउंड का इफेक्ट हमको क्या बताता है कि ये अगर इधर जाता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा डिक्रीज होती है, ये इधर जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम डिक्रीज होती है। सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है, इसलिए डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज असिमेट्रिक। लाइट में ऐसा नहीं होता। लाइट में अगर सोर्स इधर जाएगा तो ये 5 से 4 हो गई, इसको सुनाई, इसको कितनी दिखाई पड़ती है 4। उसी स्पीड से अगर ऑब्जर्वर इधर जाता है तब भी इसको फ्रीक्वेंसी कितनी दिखेगी 4। तो इधर भी 1 का रिडक्शन हुआ, इधर भी 1 का रिडक्शन हुआ, तो दोनों तरफ का रिडक्शन कम होता है, दैट इज सिमेट्रिक इफेक्ट। और साउंड में इसका इफेक्ट अलग, इसका इफेक्ट अलग, ऑब्जर्वर का और सोर्स का, दैट इज असिमेट्रिक। ये चीज समझ में आई? तो ये एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट इन वेव्स ऑफ साउंड एंड वेव्स ऑफ लाइट, ये उसका आंसर। ओके, नाउ ये डॉपलर्स इफेक्ट बस इतना ही है। लास्ट चीज हमने इसमें पढ़नी है एंड दैट इज लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स। अब हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों कर चुके हैं। हमको लैब में काम करना है और एक ऑब्जेक्ट की इमेज मेजर करनी है, नापनी है, तो हम उसकी ड्राइंग वेव ऑप्टिक्स से बनाएं या रे ऑप्टिक्स से बनाएं। वेव ऑप्टिक्स हमको क्या बोलती है कि इसकी इमेज ऐसे बनती है, ये इतनी बड़ी। रे ऑप्टिक्स हमको क्या बोलती है कि इसकी इमेज ऐसे बनती है, इतनी बड़ी। कौन से ऑप्टिक्स से काम करके हम इमेज को नापेंगे? वेव से, लेकिन हम तो कभी वेव से नहीं नापते, हम रे ऑप्टिक्स से नापते हैं। हमेशा सीधी सीधी लाइन खींचते हैं और नाप लेते। आपने पूरा रे ऑप्टिक्स किया है, हर जगह स्ट्रेट लाइन खींची है, इमेज का साइज नापा, ऑब्जेक्ट का साइज नापा है। तो कहां तक हम रे ऑप्टिक्स से काम करेंगे और कहां पर वेव ऑप्टिक्स से काम करेंगे? इसके रे ऑप्टिक्स की क्या लिमिट होती है, इस लिमिट के बारे में वी विल राइट डाउन वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, इसमें एक बहुत फेमस डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस।
फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होता है? यहां पर ये एक ओपनिंग है और इसके सामने एक स्क्रीन है। इस ओपनिंग में इधर से लाइट आ रही है, लाइट। मैं ये मान सकता हूं कि लाइट रे के फॉर्म में आती है, मैं ये मान सकता हूं कि लाइट वेव के फॉर्म में आती है। जब लाइट रे के फॉर्म में आएगी तो यहां से एक रे ऐसे जाएगी और एक रे ऐसे जाएगी। मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूं सो दैट विल बी एबल टू सी इट क्लियरली। ये ओके। अगर रे ऑप्टिक्स से मैं काम करूंगा तो ये दो रेज जाएंगी। यहां पर मैंने एक पेपर को रखा, मुझे इतनी बड़ी इमेज मिलती है, ये इतनी बड़ी। यहां पेपर को रखा, इतनी बड़ी इमेज मिलती है। यहां पेपर को रखा, इतनी बड़ी इमेज मिलती है। यहां पेपर को रखा, इतनी बड़ी इमेज मिली। यहां पेपर को रखा, इतनी बड़ी इमेज मिली। अगर ऐसा होता है तो कौन सी ऑप्टिक्स चल रही है? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, फिर से अगर मैं ये मानता हूं कि लाइट वेव के फॉर्म में आती है तो ये लाइट यहां से चली और फैल गई। फैलने से ये यहां ऐसे और ये यहां ऐसे, ये बना सेंट्रल मैक्सिमा। ये आपने डिफ्रैक्शन में पढ़ा। इस पूरे में मेरे को लाइट दिखेगी। मैंने यहां स्क्रीन रखी, इतनी बड़ी लाइट, इतनी बड़ी मेरे को इसकी इमेज इतनी बड़ी दिखी। कौन सी ऑप्टिक्स काम कर रही है? वेव ऑप्टिक्स। यहां पर स्क्रीन रखी, इतनी बड़ी इमेज दिखी, यहां से लेके यहां तक। कौन सी ऑप्टिक्स काम कर रही है? वेव ऑप्टिक्स। यहां स्क्रीन रखी, इतनी बड़ी दिख रही है इमेज, ये इतनी बड़ी, इतनी नहीं दिख रही, इतनी बड़ी दिख रही है। कौन सी ऑप्टिक्स काम कर रही है? रे ऑप्टिक्स। तो जब हम यहां इमेज बनाते हैं, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, यहां से लेके यहां तक, यहां आ गए तो कौन सी आ गई? वेव ऑप्टिक्स। अब आप समझ गए कि ये एक डिस्टेंस होता है। ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर हम मानते हैं कौन सी ऑप्टिक्स ने काम करना बंद कर दिया? रे ऑप्टिक्स ने। और इसके बाद की जो इमेज मिलेंगी वो किससे बनाई जाएंगी? वेव ऑप्टिक्स से। दिस इज वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स और लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस, Z। ठीक है। तो नोट करिए फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, minimum distance of a beam of light. It can travel before it deviate from straight line path to wave nature, इसकी आपको बहुत सी अलग अलग डेफिनेशंस जगह जगह पर मिलेंगी। तो ये जो इसकी चौड़ाई है, इसके बाद ये चौड़ाई सिग्निफिकेंट हो जाती है। सिग्निफिकेंट मतलब ज्यादा हो जाती है। तो इसको हम ये कहते हैं when the size of slit become significant large, then it leaves the ray behavior and start converting according to wave behavior. ये behavior होता है। अब इस z की वैल्यू कितनी होती है? तो z की वैल्यू डिपेंड करती है कि ओपनिंग की वैल्यू कितनी है और
फ्रीक्वेंसी कितनी है, सो z यू कैन राइट एज a स्क्वायर अपॉन लैम्डा. दिस इज a. z is equal to a square upon lambda. ये उसी फॉर्मूले से बना है. ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल है आर्क अपॉन रेडियस. ये आर्क कितना है a, रेडियस कितना है z. सो इफ दिस इज थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन z, आर्क अपॉन रेडियस. थीटा इज इक्वल टू a अपॉन z. और थीटा आपको मालूम है, डिफ्रैक्शन में आपने देखा है कितना होता है. इस सब में सबसे शुरू में आपने देखा थीटा, लैम्डा अपॉन a, एंड वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a. देयरफॉर a अपॉन z इज इक्वल टू, इसके लिए हमको थीटा की वैल्यू मालूम है, तो a अपॉन z इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a. तो z किसके बराबर हुआ, a स्क्वायर अपॉन लैम्डा. ये एक इसका छोटा सा प्रूफ है. ठीक है. तो ये है फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस. इसके बाद वे ऑप्टिक्स और इसके पहले रे ऑप्टिक्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव स्टडीड. अब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, एंड वी कैन गो टू नेक्स्ट टॉपिक.